गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। देखो, इसका नाम से ही सारा कुछ पता चल जा रहा है। एबनॉर्मल मोलर मास मतलब कि नॉर्मल नहीं है वो। तो नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल नहीं है इसका मतलब ये होता है यहाँ पर इन द सेंस कि जो मोलर मास हम लोग किसी चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उससे ज़्यादा या फिर उससे अगर कम आ जाता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। जनरली जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं या जो भी हम लोग क्लास 12th के अंदर में पढ़ा, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, सारे लेक्चर्स में आपने देखा होगा, तो आपने ये समझा सुना। तो जो भी मासेस हम लोग जो निकालते हैं मोलर मास, तो देखो वो एग्जैक्ट नहीं आता है, या तो फिर उससे ज़्यादा आ जाता है, मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आना चाहिए, या फिर उससे कम आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक अलग वैल्यू है जिसका नाम है वॉन्टफ फैक्टर। वॉन्टफ साहब एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक वैल्यू दिया था, उससे उसमें मल्टीप्लाई करके और उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, उसकी जो रियल आंसर है, उसकी जो रियल वैल्यू, हम लोग उसको लेकर के आते हैं। इज दैट ओके? तो हम लोग उसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, मतलब कि ज़्यादा या कम होना एबनॉर्मल मोलर मास है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मास को हम लोग, मतलब इसको 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका यूज हम लोग 3 ढंग से कर सकते हैं, है ना। पहला क्या है कि इसी को हमने अभी भी बताया कि कौन से साइंटिस्ट इसके बारे में बताए थे। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? वॉन्टफ। क्या नाम है? वॉन्टफ। वॉन्टफ जो नाम वो होगा वो हम लोग वॉन्टफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो फॉर्मूला दिए हैं उसका नाम क्या है? नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। और फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड में है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएशन से पहले कितना मोल है और टूटने के बाद उसका कितना मोल होगा, तो ये जो चीज़ें चेक करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वॉन्टफ फैक्टर। वो क्या है नहीं है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देते हैं हम तो एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि हम तुमको बता रहे हैं, एक सब्सटेंस देते हैं, और वो जो सब्सटेंस है कुछ इस तरीके से है। मान लो ले लिए हम Al2SO4 होल थ्राइस पहला, और ये बना दिया Al3 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव। लेकिन यहाँ बनाएगा 2Al प्लस क्या बनाएगा बाबू? 3SO4। तो पहले यहाँ कितना था? 1 मोल था, टूटने के बाद यहाँ 2 मोल मिला, और कितना मिला? 3 मोल मिला। तो इसकी जो आई आएगी वो क्या हो जाएगी? तो आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1। ये अगर ऐसा है कि 100% इसका डिसोसिएशन हुआ है तो, है ना, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को, ठीक है, अल्फा। तो I इज इक्वल टू 5/1। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। मान लो हम सेकंड एग्जाम्पल इस तरीके से ले लें कि NaCl है, इस NaCl को हम तोड़ दिए, इसका अगर 100% डिसोसिएशन है तो ये बन गया Na1 प्लस Cl1 माइनस, यहाँ 1 मोल था, 1 मोल था, अभी ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये कितना हो गया बाबू? I इज इक्वल टू 2/1 हो गया। इज दैट ओके? I इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/1। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम 2 को देते हैं, तुम बना के दिखाओ क्या होगा उसका I कैसे निकालोगे, है ना। जैसे मान लो कि हम आपको दे देते हैं एक यहाँ सबसे पहले ये ना तीसरा नंबर में हम आपको दे दिए MgSO4, ठीक है। तो ये बना दिया मान लो ऐसे Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस। कोई दिक्कत?
अभी 4 नंबर में जो है हम आपको दे दिए, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देते ताकि हम बना के आपको बता सकें। 4 नंबर में मान लीजिए हम दे दिए आपको Al4 FeCN होल 6 3 और ये बना दिया मान लो Al3+, तो यहाँ 4Al हो जाएगा और FeCN होल 6 3-, तो यहाँ 3 हो जाएगा। बताइए तो क्या होगा। तो यहाँ देखो कुछ नहीं था, 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, तो यहाँ 1 मोल हो गया, यहाँ भी 1 मोल हो गया, तो कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 2/1। इज दैट ओके। यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1 था लेकिन यहाँ कितना हो गया 4 मोल और यहाँ 3 मोल, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 7/1। पहले कितना था 1, 7/1। इज दैट ओके। चलिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, आई का हम लोग है ना फॉर्मूला के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 4 हमने पढ़ाया है आपको। फर्स्ट में तो क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या था, डेल पी आई बाई डेल पी नॉट आई इज इक्वल टू सॉल्यूशन बाई सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या था x2, और x2 इज इक्वल टू क्या होता है N2/N1, N2/N1, चूंकि x यहाँ पर क्या है, x बराबर था मोल फ्रैक्शन, याद होगा आपको मोल फ्रैक्शन, तो N2/N1। हालांकि होता तो है N2/N1 प्लस N2, तो सर आपने तो केवल N1 लिख दिया, तो N2 जो है वो लगभग निग्लिजिबल है, बहुत ट्रेस क्वांटिटी में है, निग्लिजिबल माइनर क्वांटिटी, माइन्यूट लिख दे रहे हैं, माइन्यूट है, माइन्यूट मतलब बहुत ट्रेस थोड़ा है, इस कारण से हमने उसको हटा दिए। तो इसका इस्तेमाल ऐसे कर लेंगे कि डेल पी आई अपॉन डेल पी नॉट आई इज इक्वल टू आई इंटू x2, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो वैल्यू जो आएगी वो रियल वैल्यू आएगी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि N2/N1 इंटू आई। इज दैट ओके। चलो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा हमने कि डेल्टा टीवी जो होता था है ना, डेल्टा टीवी ये इक्वल होता था किसके, केएफ इंटू एम के। यहाँ एम क्या था याद है क्या, भूल गए, मोलैलिटी, मोलल था, केएफ इंटू एम के, जो कि हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू कैफ इंटू एम। कौन से टर्म्स में, वॉन्ट ऑफ फैक्टर जब यूज करेंगे तो रियल वैल्यू निकालना होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इज दैट ओके। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 और बच गया, बताइए कौन कौन सा है वो दोनों। थर्ड में जो था वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था। क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है ना। और ये क्या कहता था कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। यहां भी वही मोलल था, आपको पता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां भी लिख सकते हैं आई इंटू के एफ इंटू एम, है ना। इस तरीके से इसको थोड़ा और बढ़ा ले ऐसे और लिख दे यहां फिर डेल्टा टी एफ
4 नंबर कौन था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या था? हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाई इज इक्वल टू था CRT, और यहां C बराबर क्या था? M, और यहां था मोलरिटी, है ना। और मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां वो बात नहीं थी। इज दैट ओके? तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे? पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, और इस वैल्यूज का यूज करके हम लोग सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो भी रियल। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से एक एक करके फर्स्ट लेक्चर से लेकर के और ये 14th लेक्चर तक जो आज कंप्लीट हो गया। ये एबनॉर्मल मोलर मास भी कंप्लीट हो गया, वांट ऑफ फैक्टर भी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आप प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूला पे, बहुत इजी वे में बन जाएगा, है ना। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास समाप्त हो गया। यही नहीं समाप्त हुआ, बल्कि आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है, वो भी खत्म हो गया। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, जो है होगा हमारा सॉलिड स्टेट। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, या फिर अगर कोई भी ऐसा मिस्टेक हो तो वह हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप इस सारे चीज़ों का हमेशा प्रैक्टिस करें, हमेशा ये रिवाइज करते रहें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी ये फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप केवल बहाना बनाएंगे कि मतलब सर हम पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर हमसे नहीं हो पाता है, या कुछ भी लेकर के अगर बहाना बैठे हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी क्या समस्या है, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, या फिर आप कितना अमीर, कितना गरीब, कितना सुख, कितना दुख में, इनसे किसी चीज़ को कोई मतलब नहीं है। और इन सारी परिस्थितियों का जिम्मेवार भी आप ही हैं, और इनसे निकलना भी आप ही को है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि कोई भी जो है वो ब्रिज एक बरसात के पानी से बड़ा नहीं होता है। उसमें हर एक बूंद की आवश्यकता होती है, हर दिन की आवश्यकता होती है। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहें, तभी आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो इतना ही। इतना के लिए धन्यवाद।